जनवरी 2006 की यह बात है। दरअसल एक महिला जो कि प्रेग्नेंट होती है उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया जाता है क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा हो रही थी। उसका बच्चा होने वाला था। जैसे वह हॉस्पिटल में जाती है, उसकी डिटेल जब लिखवाई जाती है तो डिटेल में वह अपने पति का नाम नहीं बता रही थी। यही से पता चलता है कि वो महिला दरअसल कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई है जबकि वो प्रेग्नेंट है। अब यह बात धीरे धीरे कर कर पूरे हॉस्पिटल में आग की तरह फैल जाती है, और जब आग की तरह फैल जाती है तभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक कुंवारी लड़की है, उसे हॉस्पिटल में उसकी माँ ही लेके आती है। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम अनिल होता है वो उसके पास पहुंचता है, लड़की के भी और लड़की के माँ के भी जाकर कहता है कि हाथ जोड़ते हुए कि अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। दरअसल मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आप ही के ज़िले का रहने वाला हूँ। जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मदद की जाए। आपको पैसे की, आपको ब्लड, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। जैसे ही माँ और बेटी ने ये बात सुनी, उनकी जान में जान आ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो है अपना जो उनको उनकी मदद के लिए आ गया है। अब वो लड़का बिल्कुल जिस हॉस्पिटल में, जिस रूम में वो एडमिट होती है, उसी रूम के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। डिलीवरी हो जाती है और जुड़वा बेटियों को वो महिला, वो लड़की जन्म दे देती है। और जैसे ही जन्म देती है उसके बाद वो लड़का आता है, कहता है कि ठीक है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर जाना। और घर जाने के बाद इन बेटियों को बहुत अच्छे से इनकी परवरिश करना। लेकिन घर ये वाला नहीं होना चाहिए जहाँ तुम अब तक रह रही हो, क्योंकि लोग तुमसे सवाल पूछेंगे। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तमाम लोग सवाल करने लगते हैं, तमाम लोग पूछने लगते हैं कि दोनों बच्चियाँ कहाँ से आई। आगे भी तुमसे यही सवाल करेंगे, नई जगह रहना, सब कुछ ठीक रहेगा। अनिल कुमार ने अपना होने के नाते उन्हें सब कुछ सही से बताने की, समझाने की कोशिश की। जैसा बताया गया था उन दोनों ने वैसा ही किया। आखिरकार वो अपने घर चले आते हैं और घर जाने के बाद लगभग 17 दिन के बाद ऐसी खबर मिलती है कि उस इलाके में सनसनी फैल जाती है। दरअसल दोनों जुड़वा बेटियां और उनकी मां का कत्ल हो जाता है। बहुत ही भयानक रूप से कत्ल होता है। उसके बाद कातिलों को ढूंढना शुरू किया जाता है और ढूंढते ढूंढते 19 साल का वक्त लग जाता है। इसमें सीबीआई हो, सीबीआईडी हो, पुलिस हो, सभी फेल हो जाती है। लेकिन एक ऑफिसर ऐसा आता है, उस ऑफिसर ने अपना दिमाग लगाया, दिमाग ऐसे लगाया कि उस दिमाग की चर्चा चारों तरफ हो रही है। 19 साल के बाद जब दोनों कातिल जो फौजी होते हैं पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब ये तो बता दो कि हमें आपने पकड़ा कैसे। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पुलिस अगर चाहे तो वक्त चाहे कितना भी लग जाए, वो अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा सकती है। नमस्कार, मैं ईशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक जिला है कोलम, और कोलम जिले का एक गांव लगता है आंचल। बात कर रही हूँ 10 फरवरी 2006 की ये बात है। दरअसल एक महिला जिसका नाम संथमा होता है, संथमा की बेटी होती है और बेटी की 2 बेटियां होती हैं। दरअसल वसंथमा अपनी ही बेटी की प्रेगनेंसी की, उसके बच्चे होने की तमाम जो डिटेल थी, जानकारी थी, वो पंचायत भवन के ऑफिस में जमा करना था, बताना था। और जैसे ही इन जानकारी का जमा करके वापस आती है, आकर देखती क्या है कि जो उसकी बेटी है और उसकी बेटी की दोनों जुड़वा बेटियां हैं, बेटियों का कत्ल हो चुका है। किसी ने धारदार हथियार से उनका गला काट दिया है, उनका गला धड़ से अलग कर दिया था और वह मर चुकी थी। और जैसे ही संत हमान ने यह अपनी आंखों से दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद गांव के लोग भी दौड़ दौड़ कर मौके पर पहुंच जाते हैं। और यह 3 कत्ल की सूचना, क्योंकि 17 दिन की दोनों बच्चियां थी और उसकी जो माँ थी, उनका कत्ल होना, यह अपने आप में सनसनी फैलने वाली बात थी। देखते ही देखते यह खबर पूरे प्रदेश में फैल जाती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद जब जांच पड़ताल करना शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि एक बाइक आई थी, बाइक पर एक लड़का आया था और उस लड़के ने इस कत्ल को अंजाम दिया था। गांव वालों से जब पूछा जाता है कि
क्या बाइक देखी थी, उसका कलर कैसा था। तो पुलिस की जांच में यह पता चलता है कि हाँ, बाइक एक कन्नूर के बीकमपुर रहने वाला एक राजेश कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि आर्मी में फौजी होता है। उसकी ये बाइक होती है। दरअसल वो यहाँ क्यों आएगा, इस परिवार से उसका लिंक क्या है। अब पुलिस उसके पास पहुंचती है। वहां जाने के बाद उसकी तलाश की जाती है तो पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पर चला गया है। दरअसल उसकी जो ड्यूटी होती है पंजाब के पठानकोट में 24 रेजिमेंट में उसकी पोस्टिंग होती है। और जो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो एक नाम सामने आता है, नाम होता है दिबल कुमार। अब जैसे इस महिला यानी कि संथमा को ये दिबल कुमार का नाम सामने आता है तो पुलिस इससे पूछती है कि क्या तुम दिबल कुमार को जानती हो। तब वो महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है और रोते रोते कहानी सुनाती है। वो कहती है कि साहब, ये केरल प्रदेश का जिला कोलम का गांव लगता है आलियामन। आलियामन की रहने वाली उसकी बेटी, जिसका नाम रंजनी होता है। रंजनी को दरअसल एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम दिबल कुमार होता है, जो कि भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और वह इतना नजदीक आ जाते हैं कि दोनों के आपस में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसने अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो तुम आराम से यहाँ से चले जाओ। उन दोनों का प्यार जो कई साल से चल रहा था, उन दोनों की दोस्ती की कई साल से जो आपस में चर्चा होती थी लोगों में, वह लोग मिसाल दिया करते थे। लेकिन बच्चा रखने की वजह से वह फौजी नाराज हो जाता है। नाराज होकर अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। पंजाब के पठानकोट का 35 रेजिमेंट भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है, वहां चला जाता है। लड़की का जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका पेट का साइज था वो भी बढ़ रहा था और लोगों को यह बात भी पता चलने लगती है कि आखिरकार यह लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब धीरे धीरे कर कर जब बात फैल रही थी तो उस जो रंजनी होती है, रंजनी की माँ होती है संतमा, उन संतमा ने कहा कि अगर आसपास में कहीं डिलीवरी कराते हैं तो लोगों को पता चलेगा और बात खराब हो जाएगी। इसीलिए वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पहुंचती है। वहाँ का एक हॉस्पिटल होता है। एस SAT हॉस्पिटल में जाने के बाद उस लड़की को एडमिट कराया जाता है। जब एडमिट करा रहे थे तो तभी पता चलता है कि इसकी तो शादी नहीं हुई है, यह कुंवारी है और कुंवारी होने के बाद भी प्रेग्नेंट हो कैसे गई। पूरे हॉस्पिटल में इस बात की खबर फैल जाती है और खबर फैलते ही फैलते पता चलता है। इसी बीच में एक मदगार आता है और मदगार कहता है, जिसका नाम अनिल होता है, अनिल कहता है कि मैं तुम्हारे ही कोलम जिले का रहने वाला हूँ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पैसे की बात हो तो पैसे तुम्हारे पास पहुँचेंगे। अगर तुम्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब उस रजनी को एडमिट कराया जाता है तो वो लड़का उस कमरे के ठीक सामने बैठ जाता है, इंतजार कर रहा था कब उसको किसी भी इमरजेंसी की ज़रूरत होगी तो किसी भी हद तक वो जाने को तैयार है, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर मदद नहीं की तो कब मदद की जाएगी। इंसानियत के नाते वो बैठ जाता है, तैयार रहता है। उसके बाद बच्ची यहाँ हो जाती है। दो जुड़वा बेटियां जो पैदा हो जाती है, पूरे हॉस्पिटल में उन दोनों की किलकारियां गूंजने लगती है। अब अनिल कुमार ने एक बात कही थी, रंजनी तुम्हें अपने गांव नहीं जाना चाहिए बल्कि तुम्हें जाना चाहिए कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर तुम्हें कोई रोके ना, कोई तुम्हें कुछ कहे ना। इस हिसाब से उन्होंने एक गांव चुना जिसका नाम होता है आंचल गांव होता है। आंचल गांव में जाकर रहने लगते हैं और रहते रहते ये 10 फरवरी 2006 की ये बात है। ये बच्चियां पैदा होने के ठीक 17 दिन के बाद अनिल घर पर आता है, लेकिन उस वक्त इसकी संतमा देख नहीं पाई थी। आसपास के लोगों ने देखा था क्योंकि इस रूम को दिलवाने में भी उसकी भूमिका रही थी। संतमा पुलिस को बताती है और उसके बाद फिर पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में कार्रवाई में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस इस लड़की को, जिसका नाम अनिल कुमार हो नहीं था बल्कि राजेश कुमार था और वह अनिल कुमार राजेश होता है, वो अनिल कुमार बन के हॉस्पिटल में पहुंचा था। और वो इसीलिए पहुंचा था क्योंकि उसको भेजा गया था और भेजा किसी और ने नहीं था, फौजी ने भेजा था। जो उसका दोस्त है वो फौजी जो इस लड़की से प्यार करता था और वो इस लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब बात हद से आगे बढ़ जाती है, दरअसल जब इस लड़की को बार बार रोकने लगते हैं, टोकने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये बच्चा किसका है, तब उसने कहना शुरू कर दिया था कि यह फौजी का है जिसका नाम दीपल है।
डिबल कुमार ही है, इसका बाप का नाम है। और आपको यकीन ना हो तो इसको बस साबित करके रहेगी। जैसे ही उसको लगा हॉस्पिटल में, जब उसे तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, उसे लगा कि भविष्य में हो ना हो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, इसीलिए उसने राज्य महिला आयोग को एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उसने बताया कि मेरा जो प्रेमी है वह फला बटालियन में उसकी पठानकोट में पोस्टिंग है, आप उसका डीएनए सैंपल लीजिए, डीएनए टेस्ट कराइए और मेरी बेटियों को भी डीएनए लीजिए और ये डीएनए लेने के बाद ये पता करिए कि क्या वाकई ये सही है, ये बच्चे इसी के हैं या नहीं। क्योंकि फौजी ने भी आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। ना जाने किसके पास सोई है, कहा जाकर अपना मुंह भरमा के आई है, किसकी बेटियां है जो उसके गले बांधना चाहती है। यही बात उस लड़की को बहुत ज्यादा आंकती है, परेशान करती है। ये सही बात को साबित करने के लिए उसने डीएनए सैंपल की। जब राज्य महिला आयोग से जांच की मांग कराते हैं तो वहां से आदेश होता है और उसके बाद फिर टीम जाती है, उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है। और डीएनए सैंपल लेने के बाद यह है जब रिपोर्ट इस कत्ल की बात आती है और ये क्लियर हो जाते हैं कि दोनों बेटियां उसी की थी। उसने ही छुटकारा पाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। आखिरकार पुलिस ने जब रिपोर्ट आने के बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए पठानकोट पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ना तो दिबल कुमार वहां मौके पर है और ना ही उसका दोस्त राजेश, जो कि अनिल बन के हॉस्पिटल में मिलने गया था, वो भी मौके पर नहीं था। पुलिस उनके फिर घर में आती है, जहाँ उनका घर होता है दबिश देती है। तो परिवार वाले कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। अब मामले की जांच पुलिस से सीबीसीआईडी के पास पहुंच जाती है, तो सीबीसीआईडी भी इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाती। तभी जो संथमा होती है वो सीधा हाई कोर्ट का रुख करती है, कहती है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और हाई कोर्ट से 2010 में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश होता है। 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद ही सीबीआई उन दोनों को ढूंढ नहीं पाती है कि दोनों फौजी वे भाग जाते हैं और ऐसे भाग जाते हैं कि परिवार से फिर संपर्क ही नहीं करते। इसके बाद 3 साल बाद यानी कि 2013 में ये सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देते हैं, लेकिन अपराधी पकड़े ही नहीं जाते। इस स्थिति में मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, शांत पड़ जाता है। लेकिन साल 2024 के नवंबर का महीना बताया जाता है। ऑर्डर होते हैं मनोज अब्राहम, वो अपनी टीम से एक दिन बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते कहते हैं कि कोई पुराने केस अगर पेंडिंग पड़े हैं तो उस मामले में जांच पड़ताल की जाए। तभी एक तकनीकी जो पुलिस का अधिकारी होता है वो कहता है कि साहब कई केस है, फाइल ला कर दी जाती है। एक व्यक्ति को यानी कि एक अधिकारी को फाइल दी जाती है। फाइल देने के बाद उसे कहा जाता है कि ये केस लगभग 19 साल पुराना है। दोनों अपराधी फरार है, दोनों फौजी थे और कत्ल करने वाला राजेश और जो कत्ल करवाने वाला था, कत्ल उसके दोस्त ने दबिल कुमार ने कराया था। क्यों ना इस मामले की जांच पड़ताल की जाए। वो कहता है कि साहब सीबीसीआईडी ने जांच की, सीबीआई ने जांच की, सब लोग पता कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चल रहा था। तभी जो तकनीकी अधिकारी होता है वो कंप्यूटर में बैठकर उनकी 19 साल पुरानी फोटो को लेकर वैसे ही अलग अलग डिजाइन की नई नई एआई की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो लगातार फोटो बना रहा था, एक के बाद एक फोटो की। अब 19 साल के बाद वो कैसे दिखेंगे, उनके बाल कैसे होंगे, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ कैसी होंगी, दाढ़ी कैसी दिखेगी, मतलब उनकी अलग अलग आकृतियां बनाना शुरू कर देता है। और फिर मनोज अब्राहम एआई की मदद से बहुत सारे फोटोज बनाता है और फिर वो फेसबुक पर अपलोड करता है कि कौन सी फोटो उस फोटो से मैच कर रही है। तो तभी एक आदमी होता है जिसने एक शादी की फोटो अपलोड कर रखी थी, जिसका नाम होता है विष्णु कुमार, और विष्णु कुमार की फोटो से वो 90% मैच कर जाती है। तो फिर पुलिस पहुंचती है मनोज अब्राहम के पास और उससे जाकर पूछते हैं कि कुछ पता चला। तो बताता है कि हाँ, हमें एक विष्णु कुमार नाम का आदमी मिला है जो कि पुदुचेरी में रहता है, तो हमें वहाँ पर जाकर उससे मिलना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए। वहाँ जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि विष्णु कुमार नाम का व्यक्ति, जिसने एक महिला शिक्षिका से शादी की है, जो कि इंटीरियर डिजाइनर है और वो एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है, उसके बच्चे सब कुछ ठीक है, लगभग 48 साल के आसपास की उसकी उम्र है। अब मैच किया मतलब उम्र का कि उस वक्त उसकी इसकी
उम्र कितनी रही होगी। अब इसकी उम्र कितनी है तो कुछ चीज़ें सिमिलरिटी होती है, और जब उसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि विष्णु कुमार जो है, ये वही विष्णु कुमार है जो कि अनिल बन के गया था, वही है जो फौजी में था, वही है जिसका असली नाम राजेश कुमार होता है। पुलिस ने उसको पकड़ने के बाद उसको सीधा केरल लेके जाते हैं, और कोलम कोलम में, और वहां जाने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसे पूछा जाता है, तो वो बताता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तो वो कहता है कि साहब वो भी तो पुडुचेरी में ही है। पुलिस फिर उसको भी ढूंढने के लिए निकल जाती है, गिरफ्तार करने के लिए जाती है, तो पता चलता है कि वो भी इंटीरियर डिजाइनर का काम करता है, और साथ ही उसने भी एक महिला शिक्षिका से शादी की है, उसकी भी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कत्ल करने के बाद मैंने अपने परिवार, अपने दोस्त, उसने अपने परिवार और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, किसी से भी कोई संपर्क नहीं बनाया, और उसने भी अपना नया नाम रख लिया था, और नए नाम के साथ वो रह रहा था। दरअसल वह बन गया था प्रवीण कुमार, और प्रवीण कुमार बनकर अच्छी अपनी जिंदगी जी रहा था। उन दोनों को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद आप कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस ने एआई की मदद से लगभग 19 साल के बाद उनको पकड़ा है, जब प्रवीण कुमार यानी कि दीपल कुमार पकड़ा गया है। और दीपल कुमार ने एक बात कही थी कि सब ये तो बताओ मुझे पकड़ा कैसे। पुलिस ने बताया कि हमने तुम्हें ऐसे पकड़ा, और यह कहा जब सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस जब अपनी पर आ जाए तो बड़े से बड़े शातिर अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में उसे वक्त नहीं लगेगा। ठीक इस कहानी में भी ऐसा होता है। रंजनी को लगभग 19 साल के बाद उसकी जो बेटियां थी 17 दिन की, 19 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिल जाता है। अब इनके खिलाफ जो भी कानून तय करेगा इनकी सजा कब तक है, सलाखों के पीछे रहेंगे और क्या इनको सजा हो सकती है, जाहिर सी बात है बड़ी ही सजा होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।